नमस्कार। 24 की खबर देखना अब शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। 2024 के इलेक्शन की बात तो हम अभी से कर रहे हैं, लेकिन 2024 के इलेक्शन की बात क्यों होनी चाहिए ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन बहुत अहम है अगले 5 साल के लिए 2024 के बाद। इसलिए अभी से बयानों के मायने समझना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2024 से संबंधित एक खबर की। साल 2024 के चुनाव की तैयारी खूब हो रही है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी भी अब लगाई जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। दरअसल मध्य प्रदेश में जब चुनाव होने हैं अब, तो उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जितने एक्सपीरियंस्ड नेता है उनको धरातल पर उतार कर कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि अब तो बीजेपी से सत्ता छीन ली जाए और सत्ता में वापस आ जाए, तो उसके बाद आम चुनाव में तो मदद मिल जाएगी। ये लेटर आप देख पा रहे हैं जो नियुक्त किए गए हैं। रणदीप सुरजेवाला एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी अजय राय बना दिए गए। अजय राय वो नेता है जिनको भी अनुभव बहुत अच्छा है। ऐसे में कद्दावर नेताओं की लिस्ट तो बहुत लंबी है कांग्रेस पार्टी के पास, लेकिन किसको कहां पर किस जिम्मेदारी के साथ धरातल पर उतारकर कार्यकर्ताओं को मजबूती देना है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत तरीके से खड़ा करना है धरातल पर, ये नेता बखूबी जानते हैं। रणदीप सुरजेवाला नाम याद कर लीजिए, कर्नाटक में बहुत अहम था, इसलिए जिम्मेदारी बड़ी है। लेकिन जब बात रणदीप सुरजेवाला की हो ही चुकी है तो उन पर निशाने साधने वालों की बात भी कर लेते हैं। ये चेहरा है कैबिनेट मंत्री अनिल विज का। अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। रणदीप सुरजेवाला को जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही दी, उसके बाद तो उनके जो विरोधी हैं वो उनको लगातार घेरे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की और ये कह दिया कि रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस ने बड़ा तोहफा दिया है। अनिल विज ने यह भी कहा कि लोगों को राक्षस बताने वाली मानसिकता पर कांग्रेस पार्टी ने मुहर लगा दी। सुनिए बयान। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला जी ने हरियाणा में बोलते हुए जब मतदाताओं को राक्षस कहा था तो हम तो समझे थे कि कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला को लेकर केंद्रीय स्तर के नेता भी लगातार कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए। जो राक्षस वाला एक बयान था ना, वो अब गले की फांस बन गया कांग्रेस पार्टी के। इस पर टिप्पणी की है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी। उन्होंने आगे बोलते ये भी कहा था कि कांग्रेस वोट न मिलने पर लोगों को राक्षस कहती है। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता भी है। जब उन्हें वोट नहीं मिलते तो ईवीएम की तरफ वो चले जाते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग को दोषी ठहरा देते हैं और अब वे निर्दोष लोगों को भी राक्षस बता रहे हैं। इसकी सोच दिखाती है कि भारत की जनता को अगर राक्षसी रूप में देखते हैं तो ये उनकी सोच है कि जब उनको वोट ना मिले तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दो, इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ दो और अब भोली भाली जनता को भी राक्षस कहना बोल। कांग्रेस कभी ओबीसी का अपमान तो। रणदीप सुरजेवाला को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बयान दिया था। हालांकि उन्होंने ज्यादा तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अपने धुर विरोधी बीजेपी के नेताओं को जवाब दे दिया। उन्होंने नसीहत देते हुए यह जरूर कहा कि व्यक्ति को सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री के एक बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा था रणदीप सुरजेवाला को लेकर। सुनिए जवाब क्या था। जवाब तो रणदीप स्वयं देंगे, लेकिन मैं इस बात का मानता हूं कोई भी जिम्मेवारी पद पे बैठा हो या जिम्मेवार आदमी हो उसको सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक। और दूसरा, रणदीप जी ने कहा और मुख्यमंत्री तो उससे भी ऊपर पहुंच गए, परिवार पे पहुंच गए। ये तो उससे भी ज्यादा सभ्य हो गई। उन्होंने तो रणदीप तक अपने को सीमित नहीं रखा। इस परिवार में कोई ऐसे परिवार में कोई जन्म ले। ये सारा खेल 2024 का है। साल 2024 में चुनाव है, तो अगर किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेता को इस तरीके से बयानों में फंसा लिया जाए तो राजनीतिक फायदा तो मिल भी सकता है। रणदीप सुरजेवाला का एक उनका बयान उनको जरूर मुश्किलों में डाल रहा है। अब सियासी खेल में तो फंस चुके हैं, लेकिन अब कानूनी पचड़े में भी फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल हुआ क्या,
राक्षस वाले बयान पर अब रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है। उनके खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज हुई है। दिल्ली के रोहिणी थाने में रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी गई है। ये भी आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को वोट डालने वाले लोगों को राक्षस बता दिया था बातों ही बातों में। वो कैथल वाला बयान एक बार सुन लीजिए। भाजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वैसे तो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और जब भी निशाना साधना होता है विरोधियों पर निशाना साध देते हैं। अनुराग ठाकुर ने विरोधियों पर एक बार फिर से कटाक्ष कर दिया है। अनुराग ठाकुर ने कह दिया है कि INDIA नहीं बल्कि एक घमंडिया गठबंधन है। आगे अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि जनता जवाब देगी। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन की बैठक में केवल और केवल घमंड ही देखने को मिलेगा। एक बार सुनिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का घमंडिया गठबंधन जो वो कहते हैं उनको लेकर बयान। घमंडिया गठबंधन की बैठक कहीं भी हो, घमंडिया गठबंधन की बैठक में आपको केवल घमंड और अहंकार ही नजर आएगा। जो पिछड़े समाज का अपमान करे और माफी भी ना मांगे, जो जनता को राक्षस कहे, वो इससे बड़ा घमंड और क्या हो सकता है। और जिनके आपसी तालमेल, सुर और स्वर एक ना हो तो आपको उनका भविष्य क्या लगता है? भविष्य यानी साल 2024। बार बार हम कहते हैं 2024 में चुनाव होने हैं, आम चुनाव। उससे पहले राज्य में भी होने, वो भी एक परीक्षा। हरियाणा की बात करें तो गठबंधन की सरकार चल रही है। इसको लेकर बयानबाजी काफी तेज है। अब बीजेपी के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह को तो ये गठबंधन रास नहीं आ रहा। एक बार फिर से बयान दे दिया। ब्रिजेंद्र सिंह ने यह कहा कि हरियाणा में बीजेपी को गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। ये तक कह दिया कि उनको लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता इस गठबंधन से खुश नहीं है, यानी कि इस गठबंधन के पक्ष में बीजेपी के कार्यकर्ता क्या वाकई में नहीं है। सुनिए बीजेपी के सांसद की जुबानी उनका ये बयान। मेरा ये मानना है कि हरियाणा के चाहे भाजपा के नेता हो या कार्यकर्ता हो, मेरे ख्याल से कोई भी इस गठबंधन के चलने के पक्ष में नहीं। हालांकि ब्रिजेंद्र सिंह को कितना सीरियसली बीजेपी के नेता या जेजेपी के नेता इस समय ले रहे हैं ये आप बखूबी जानते हैं, लेकिन फिर भी इस पर रिएक्शन आ ही जाएगा दुष्यंत चौटाला का। अब सांसद ब्रिजेंद्र सिंह की बात हो रही है तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तो आजकल उनके परिवार के धुर विरोधी हैं, क्योंकि बात उचाना की है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को उन्होंने बातों ही बातों में चुनौती दे डाली। उचाना हल्के में काम क्या करवाया? 1000 करोड़ रुपए के काम करवाने का दावा दुष्यंत चौटाला ने किया था, लेकिन अब ये पूछ रहे हैं कि 5 काम तो ढंग से गिनवा दे जो किए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी दोहराया कि ये नहीं कि केंद्र से कोई मदद आ गई या दूसरी योजनाओं के तहत यहां पर काम कराया गया, वो भी आप गिनवाएंगे। 5 काम सुनिए बयान। वो ये कह सकें कि ये बड़े 5 काम मैंने करवाए हैं तब कोई बात है, अन्यथा तो मनरेगा का पैसा तो हर जगह जाता है, बाकी और जो सरकारी स्कीम्स है उनका पैसा हर जगह जाता है। और मेरे को तो ये भी शक है कहीं इसमें जो अनाज पटने लग रहा है कहीं ये भी इंक्लूड ना कर रखा हो कि, तो अगर उस तरह की बात है तो ठीक है। अदरवाइज वो मेरे ख्याल से जिस दिन वहाँ गाँव में डुमर के आए थे उन्होंने जो मल्टीपर्पज हॉल बनने। अब हरियाणा की राजनीति में यह भी देखने को मिलेगा कि मॉनसून सत्र में किस तरह से कौन क्या बयानबाजी करता है। विपक्ष ने रणनीति पूरी तरह से बना ली है। इसी को लेकर विपक्ष की ओर से तैयारी जो की गई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा वो मानते हैं। नो हिंसा को लेकर बात हुई, बाढ़ के मुद्दे पर भी पहले सवाल दागे गए, लेकिन संसद में जो हमने देखा कि विपक्ष ने हंगामा किया, अब सदन में यानी कि हरियाणा में भी ये सब कुछ देखने को मिल सकता है। क्या कुछ तैयारी है विपक्ष की? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जुबानी एक बार सुन लेते हैं। एक तो कानून व्यवस्था पर, और जो एक फ्लड से जो भारी नुकसान हुआ है प्रदेश में, उसके लिए उस पर चर्चा के लिए एडजॉर्नमेंट मोशन जाएंगे, स्थगन प्रस्ताव लेकर आएंगे। बाकी कॉलिंग अटेंशन जो है हम लेकर आएंगे बेरोजगारी पर, और सीईटी के उसमें जो धांधलियां हो रही हैं। 2024 में पिता पुत्र की जोड़ी क्या हिट होगी या फिर फ्लॉप, ये सवाल बड़ा है। पिता के बाद पुत्र की बात कर लेते हैं। बीजेपी जदयू पर दीपेंद्र हुड्डा बहुत पहले से ही लगातार हमलावर है।
दीपेंद्र हुड्डा ने 2024 के चुनाव को लेकर निशाना साधा और ये कह दिया कि बीजेपी जेजेपी का जो अहंकार है और विश्वासघात जो किया गया उसको तोड़ने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कह दिया कि हरियाणा के जो लोग हैं वो ये समझ लें कि बीजेपी के पास तो सत्ता है, धन है और बल है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जनता का आशीर्वाद है। कैसे ललकारा बीजेपी जेजेपी को और जनता के बीच अपील कैसे करते नजर आए वो सुनिए आप। बीजेपी की सरकार आई, खट्टर साहब को मौका मिला, लेकिन 9-9.5 साल की सरकार के बाद आज जो हरियाणा विकास में देश में आगे था, आज वही हरियाणा देश में विकास में तो 17वें पायदान पे नंबर 1 अगर देश में आगे बना। और वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नो हिंसा को लेकर भी सरकार को जमकर घेरा और फिर से सवाल पूछे। कहा कि सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए नो हिंसा में कांग्रेस का नाम ले रही है और यह भी कहा कि कानून व्यवस्था को कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने बल्कि नूह की जनता की आपसी भाईचारे बनाए रखने की अपील उनसे की थी। सुनिए कैसे निशाना साधा। जबकि वहां पर जो है सीआईडी के इंस्पेक्टर के मैंने पढ़ा है, इंटेलिजेंस का था, उनका पहले से रिपोर्ट थी कि यहाँ इस किस्म की चल रही है, यहाँ ऐसा हो सकता है, टकराव हो सकता है। एक भी प्रिवेंटिव कदम नहीं उठाया सरकार ने। वो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए दूसरों को दे रहे हैं। कांग्रेस का क्या मतलब है? कांग्रेस का तो बयान सिर्फ रहा। आपने सुना कि नूह में जो हिंसा हुई इसके बाद राजनीति भी भड़के और नूह में भड़की हिंसा को लेकर ये अपडेट तो आपके सामने है कि वो आग तो भले ही बुझ गई हो, लेकिन लगता है कि अब राजनीति और आगे जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान तो आपने सुन लिया, लेकिन अनिल विज इस पर बयान दे रहे थे, पलटवार कर रहे थे। उन्होंने सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खरी खोटी सुना दी। अनिल विज ने पलटवार करते हुए ये कह दिया कि अब जल्द ही नो हिंसा का सच सबके सामने आएगा, तब हुड्डा साहब को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हमने तो कहीं नहीं कहा हम भाग रहे हैं, और बहुत जल्दी नो हिंसा का सच लोगों के सामने आएगा, फिर हुड्डा साहब को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो आपने सुना, छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार बयान देकर सुर्खियों में अपने आप आ जाते हैं। उनके एक बयान पर राहुल गांधी ने भारत तोड़ने का काम किया है, इस तरह के आरोप अब अनिल विज लगा रहे हैं। बयान पर पलटवार भी किया अनिल विज। और वहीं अब अनिल विज ने जब अपनी प्रतिक्रिया इस पर जाहिर की, जो राहुल गांधी का बयान था, तो सीधे सीधे उन्होंने ये भी कहा कि भारत टूटा कब था, जो राहुल गांधी जोड़ने चले हैं, चहलकदमी करने चले हैं। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी दुकान से नफरत का सामान बेचती आई है। ये कौन सा भारत टूटा हुआ था जो राहुल गांधी की चहलकदमी करने से उस पे कुछ फर्क आ गया? ये कांग्रेस पार्टी मणिपुर हिंसा का मुद्दा भी 2024 के चुनाव में जरूर छाएगा और इसी को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार पर अब भी सियासी निशाना साध रही है। इसी कड़ी में सीपीआई सांसद बिनोय विश्वम ने एक बार फिर से बयान दिया और उन्होंने पीएम मोदी पर सीधे सीधे सियासी प्रहार कर डाला। पीएम मोदी और उनकी टीम को भी खरी खोटी सुनाई। मणिपुर के लोगों की कोई भी चिंता मोदी एंड टीम को नहीं है, ये उन्होंने कहा। जब प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था तब सरकार चुप क्यों थी? The parliaments and on the Independence Day, the Prime Minister told about the mothers and sisters of Manipur. It is in minimum wage, nothing but crocodile tears. Our Prime Minister and his party and his government has no concern to the people of Manipur.
साल 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, लेकिन मुद्दा कोई भी हो, राजनीति करने से कोई चूकता नहीं है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी काफी सक्रिय है और बयान तो आते ही रहते हैं सोशल मीडिया पर भी और मीडिया में भी। ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। अब आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरबारा ने एक बयान दिया है और ये बयान हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ दिया गया है। कैसे, क्या कहा गया, सुन लेते हैं। महीने पहले एक महिला कोच ने इल्जाम लगाए थे, एक मुद्दा खड़ा किया था कि मेरी स्पोर्ट्स मिनिस्टर के हाथों जो सेक्सुअल हरासमेंट हुई है इसमें मुझे इंसाफ मिले, और उस बेटी को इंसाफ के अलावा इन 8 महीनों में सब कुछ मिला। उसकी जहां मानसिक प्रताड़ना हुई, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, एसआईटी की प्रोब छुप रही, उसने ये भी कहा कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, सिक्योरिटी दी गई, सिक्योरिटी ली गई, और जिस बात का हमें शुरू से डर था, जो हमने कहा था कि सरकार उसकी जान की सुरक्षा के साथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां बहुत तेज हो गई हैं क्योंकि समय ज्यादा नहीं बचा है। शिवराज सिंह चौहान को अपनी कुर्सी बचानी है। कांग्रेस पार्टी को ये जरूर लग रहा है कि वो सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रणनीति बीजेपी की अलग है। अब इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। कांग्रेस ने कहा था कि ये 1 साल पहले उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ क्या, ये सवाल पूछा गया। जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में है। युद्ध स्तर पर हमारी तैयारियां चल रही है। कांग्रेस कह रही थी कि 1 साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार के घोषित कर दिए। हमारे सेनापति अब मैदान में है। सरकार का विकास पर्व चल रहा है। इलेक्शन कोई भी हो, विधानसभा का हो या फिर आम चुनाव हो, हर बार कानून व्यवस्था का मुद्दा तो किसी न किसी राज्य में जरूर गूंजता है। अब ऐसे में जब 2024 में चुनाव होने हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा बड़ा रहने वाला है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर ही निशाना साध दिया और ये कह दिया कि बीजेपी बिहार को बदनाम करने का काम कर रही है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि एनसीआरबी रिकॉर्ड के मुताबिक दिल्ली में अपराध सबसे ज्यादा है। काम ही है बिहार को बदनाम करना। बीजेपी ने बिहार को जितना बदनाम किया है शायद ही और किसी ने किया है, और ये सब चलने वाला है नहीं। अगर कोई क्या कहता है नहीं कहता, लेकिन क्राइम रिकॉर्ड के मामले में दिल्ली से ज्यादा क्राइम कहाँ है? जो देश की राजधानी है, जहाँ पीएम रहते हैं, जहाँ मुरादाबाद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2024 के चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 24 की तैयारी में पूरा भारत मोदीमय है और इस बार भी मोदी जी की ही बारी है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यह तो कह दिया कि अखिलेश यादव की बात तो आप छोड़ दीजिए, 2014 से हम उनकी बात सुन रहे हैं। उन्होंने कोई बात जनता के सामने सिद्ध तक नहीं की है। क्या 2014 में हारे अखिलेश, 2017 हारे, 19 में हारे अखिलेश, 2022 में भी हारे अखिलेश, इसलिए उनकी बातों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। अब समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी हो गई है, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। माननीय मोदी जी की लहर चल रही है। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं 24 घंटे 24 कैरेट 24 की तैयारी है। पूरा भारत मोदीमय है। और वहीं दिल्ली में इन दिनों बीजेपी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी विधायकों को घेरने का काम कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने एक बार फिर से बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि दिल्ली में एक डाउट पैदा हो गया है। जो अपने विधायकों से दिल्ली में वसूली करवाने का काम करवाता है, यह अपने आप में एक बड़ा सियासी निशाना साधा गया है बीजेपी नेता की ओर से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल पर। 20 साल के बाद दिल्ली के अंदर केजरीवाल नाम का एक दाऊद पैदा हो गया है, जो अपने विधायकों से दिल्ली के अंदर जो व्यापार करते हैं उनसे वसूली करवाता है। उनको कहता है कि मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हें उठवा दूंगा, इतना हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, इतना मेरे विधायक को मिलना चाहिए।
ये पहली बार देश ने किसी सरकार ने देखा है। हम मांग करते हैं कि ऐसे विधायक को केजरीवाल बर्खास्त करे, नहीं तो ये पता लगता है कि अरविंद केजरीवाल का भी इसमें हिस्सा है। अब बात करते हैं बागेश्वर उपचुनाव के। उत्तराखंड में ये चुनाव काफी खास है। इसके बारे में आपको जानकारी है तो ठीक है, नहीं है तो हम आपको बता देते हैं। ये सेमीफाइनल से कम नहीं है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि आम चुनाव से पहले ये चुनाव सेमीफाइनल के तौर पर ही देखा जा रहा है। अब ऐसे में बयानबाजी खूब हो रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार का बयान अब सामने आ गया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कह दिया कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। युवा 6.5 साल से सड़कों पर है, बेरोजगारी चरम पर है। बीजेपी क्या कर रही है, ये सवाल पूछा गया। जनता पार्टी 40 स्टार प्रचारक दे चाहे 400 स्टार प्रचारक दे, जनता के सामने उनकी कलई खुलकर सामने आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में हमेशा फर्क रहता है। युवा की बात करते हैं, युवा मुख्यमंत्री की बात करते हैं, और युवा लगातार पिछले 6.5 साल से सड़कों पर है। युवाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, लाठियां पड़ रही हैं, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, लेकिन युवा ये कहते हैं कि आप भर्ती घोटाला। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर निर्णायक कदम आगे बढ़ाते हुए वोटर चेतना महाअभियान चलाने जा रही है। और इस राष्ट्रव्यापी अभियान में हर विधानसभा में 10,000 नए वोटर बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसको लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित भी किया गया। साथ ही बूथ और शक्ति केंद्र स्तर पर भी वोटर कैंप लगाए जा रहे हैं। ये तैयारी जोरों पर है। अब आने वाले वक्त में इसका कैसा नतीजा होगा, ये तो 2024 का नतीजा ही बताएगा। भी चुनाव को लेकर के जब नव मतदाताओं को अधिक से अधिक अपनी सरकार को चुनने का मौका मिले और अधिक से अधिक वोटर बने, अपनी सहभागिता युवा इसमें निभाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयास करती है। और इस अभियान में भी भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक लोगों को, जो नव मतदाता सूची बनेगी उसमें लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करेगी शामिल होने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये अभियान हिमाचल में आई आपदा को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या को जाना जाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए एक मुसीबत है कि आर्थिक तौर पर कैसे हिमाचल प्रदेश को संभाला जाए। अब बीजेपी सांसदों पर कैसे निशाना साधा गया मुख्यमंत्री की ओर से, आप खुद सुनिए। दुख इस बात का कि हिमाचल की जनता ने 4 सांसद चुनकर भेजे थे और चारों सांसद ने आज तक पार्लियामेंट लगी है, हिमाचल की आपदा पर कुछ बात नहीं की है। उन 4 सांसदों ने जनता की वोट तो हिमाचल के लोगों के लिए, ठीक है हिमाचल छोटा राज्य है, सिर्फ 4 सांसद चुनकर भेजता है, लेकिन वो फिर भी राजनीति कर रहे हैं। और अभी तक इन 4 सांसदों में से मुझे ये लगता है कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि चारों एक डेपुटेशन लेकर मिलते। अब मेरे बोलने के बाद तो मिल लो, आपको जनता ने वोट दिया है, होम मिनिस्टर से मिलकर। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस पर बड़ा सियासी हमला बोला। उन्होंने कह दिया कि लाशों पर कांग्रेस कम से कम राजनीति तो ना करे। अगर केंद्र ने सब कुछ करना है तो कुर्सी छोड़ दो। आगे जयराम ठाकुर ने यह तक कह दिया कि केंद्र से मदद मिलने के बाद भी केंद्र को ही प्रदेश की सरकार कोस रही है। और साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इससे पहले भी कई बीजेपी के नेताओं ने सीधे सीधे ऐसे ही कांग्रेस पार्टी को घेरा है। सुनिए। मदद मिल रही है और उसके लिए इस प्रकार से मना करना कि कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, ये मैं समझता हूँ कि राजनीति के सिवाय और कुछ नहीं है। और राजनीति मकसद के साथ वो सारा ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं केंद्र सरकार के। अगर केंद्र सरकार ने सब कुछ करना है तो प्रदेश सरकार किसके लिए? छोड़ दीजिए ना। बीजेपी के नेता एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी पर बड़ा निशाना साध रहे हैं। ये चेहरा बहुत कद्दावर नेता है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की हम बात करें, कांग्रेस पर इन्होंने भी जवाब दे दिया। इन्होंने कह दिया कि आपदा के लिए निश्चित तौर पर राशि तो तय होती है और मिलती भी है। केंद्र सरकार की तरफ से और टीम की तरफ से सब कुछ आंकलन किया गया है और उसी आधार पर राहत राशि दी भी जा रही है और मिलती भी है। धूमल ने यह भी कहा कि अभी तक हर समय मदद के लिए, हर संभव मदद के लिए केंद्र सरकार खड़ी है राज्य सरकार के साथ। वो राष्ट्रीय आपदा घोषित करना,
केंद्र सरकार का निर्णय होता है और इस पर जो नियम बनाए गए हैं वो 2008 में कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूपीए सरकार थी उसने बनाई थी। इसलिए दो सरकारों के बीच का मामला है, प्रदेश ने मांग उठाई है तो केंद्र नियमों के तहत जो उचित समझे वो करेगा। इसे समझिए, ये राजनीति है और राजनीति की एक ही नीति है, जीत कैसे मिल पाए। बयान तो यूं ही सुनने को मिलेंगे, बस आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप इन बयानों के मायने कितने समझते हैं। बयान हम सुनवाते रहेंगे। 24 की खबर में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।